हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण को पढ़ना है और ये जो है लेसन 1 है। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। आज जो है हम पढ़ेंगे क्लास 10th का। और जो है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हम लोग रासायनिक तत्वों के नाम जानेंगे। और सर्वप्रथम रासायनिक तत्व जो है हम जानते हैं कि इस दुनिया में जो है 118 रासायनिक तत्व है, जैसे में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हमें याद होना चाहिए। तो अभी जो है हम देर न करते हुए सबसे पहले हम जो है अपने चैप्टर पर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहला हेडिंग बनता है हमारा क्लास 10th के केमिस्ट्री 1 लेसन का। पहला जो है समीकरण ही पहला जो है हेडिंग बन जाता है रासायनिक अभिक्रिया। पहला ही हेडिंग बना रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया पहला हेडिंग बनता है रासायनिक अभिक्रिया। सर्वप्रथम तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है। देखिए ये जो है सर्वप्रथम हमें ये समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है। रासायनिक अभिक्रिया चाहे कोई भी क्रिया इसलिए होती है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। प्रत्येक तत्व जो है रासायनिक, प्रत्येक तत्व या प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल बन सके। स्टेबल का अर्थ होता है अस्थायित्व। अस्थायित्व का मतलब ताकतवर। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए प्रत्येक तत्व या प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। मतलब सर्वप्रथम हमें ये जानकारी हुई कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों करते हैं। कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया को क्यों करता है। कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया इसलिए करता है कि वह अपने आप को स्टेबल बना सके। इसका जो है अष्टक नियम के अनुसार भी आता है कि कोई भी तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया करता है। लेकिन 8 बनाने का अर्थ यही है कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने का अर्थ यही है कि वह अपने आप को स्टेबल बना देगा, अस्थायित्व हो जाएगा, वह किसी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हीलियम जो है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सब जो है अक्रिय गैसें होती है। इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये जो है किसी से रासायनिक अभिक्रिया जल्दी करती नहीं है। अब जो है हम जो है सबसे सर्वप्रथम ये समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हेडिंग बनता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया हम जानते हैं जब कोई 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं कि ये जो है H2 है, हाइड्रोजन है, और ये जो है ऑक्सीजन है, और ये दोनों जो है आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके H2O का निर्माण करते हैं। H2O का अर्थ है जल। ये जो है हाइड्रोजन गैस है और ये जो है ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों को मिलाया गया तो जल का निर्माण किया। हमने बताया कि जो 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में ये जो है हाइड्रोजन गैस है और ये जो है ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों का जो है गुण अलग होगा। H2O का गुण अलग होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए रासायनिक गुणधर्म वाले, इससे जो है इसका गुण नहीं मिलेगा। इसमें जो है हाइड्रोजन का गुण अर्थ है, हाइड्रोजन जो है एक ज्वलनशील गैस होती है, और जो है हाइड्रोजन जो है जलाने में काम आता है। जो है हाइड्रोजन जो गैस है ज्वलनशील होती है, यदि जो है हम माचिस बार देंगे हाइड्रोजन गैस पर तो आग पकड़ लेगा। और जो है ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता प्रदान करता है कि ऑक्सीजन के बगैर
आग नहीं लग सकती है। ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायता करता है। हाइड्रोजन जो है जलाता है, इसका ये गुण है कि ये जो है जलाएगा, किसी भी चीज़ को जला देगा, या इसको इस पर माचिस मारेंगे, इसको जो है जलाएंगे तो बहुत तेज़ी से जलेगा। लेकिन किसकी सहायता से जलेगा, ऑक्सीजन। अर्थात ऑक्सीजन जो है किसी भी पदार्थ को जलाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जल्दी जलेगा नहीं। तो ये जो है इसका गुण है कि ये जो है जलाएगा, और ऑक्सीजन का गुण है कि जलने में सहायता करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो जल है, जल एक इन दोनों से भिन्न हो गया। देखिए इसका रासायनिक गुणधर्म क्या है, ये जो है क्या करेगा, ये जलाएगा, ये जलने में सहायता प्रदान कर रहा है। लेकिन जो इन दोनों के मिलने के बाद से जो उत्पाद बना है, जो नया पदार्थ बना है, उसका जो है रासायनिक गुणधर्म एकदम ही अलग होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो H2O होता है, H2O जो है न ही जलाता है न ही जलने में सहायता करता है, यह है ये जो है आगों को क्या कर देता है, बुझाने में सहायता करता है। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों मिलकर नए पदार्थ का निर्माण किए, नए रासायनिक गुणधर्म का निर्माण किए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। एक बार और समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो अथवा दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हमने देखा, अब जो है रासायनिक अभिक्रिया के जो है दो भाग होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। यही पर जो है मैं बता देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया के दो घटक होते हैं या दो भाग होते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के दो जो है घटक कौन कौन से होते हैं, जो इधर जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इन्हें हम कहते हैं अभिकारी पदार्थ। इसे हम कहेंगे अभिकारी पदार्थ। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं अभिकारी पदार्थ। अभिकारी पदार्थ यहीं पर मैं लिख देता हूँ, अभिकारी पदार्थ। और जो बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद देखिए, रासायनिक अभिक्रिया ये जो है अभिकारी पदार्थ है, और ये जो है उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक होता है अभिकारी पदार्थ और दूसरा होता है उत्पाद। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दो जो है भाग होते हैं या दो घटक होते हैं। एक होता है अभिकारी पदार्थ और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारी पदार्थ किसे कहते हैं, इस बात को समझते हैं कि अभिकारी पदार्थ किसे कहेंगे। ये देखकर ही समझ में आ गया है कि अभिकारी पदार्थ किसे कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, यहीं से जो है परिभाषा बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, उस पदार्थ को अभिकारी पदार्थ कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, उस पदार्थ को हम अभिकारी पदार्थ कहते हैं। जैसे में इस रासायनिक जो समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण में जो H2 है और O2 है, ये दोनों जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हुए हैं और भाग लेते हैं, और जो पदार्थ जो भाग लेगा उसी को हम क्या कहेंगे, अभिकारी पदार्थ। तो एक जो है हमारा अगला हेडिंग बन जाता है अभिकारी पदार्थ। अभिकारी पदार्थ किसे कहेंगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उस पदार्थ को हम अभिकारी पदार्थ कहते हैं। अब उत्पाद किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात माने बाद में, रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाती है उसके बाद में, तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है या जो नया पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो पहले नंबर 3 तो हेडिंग बन गए। एक तो बन गया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और दूसरा हेडिंग बन गया अभिकारी पदार्थ किसे कहते हैं, तीसरा हेडिंग बन गया उत्पाद किसे कहते हैं। और ये जो है ये पूरे मान को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो एक अलग ही हेडिंग बन जाता है रासायनिक समीकरण। अब देखिए ये बन गया आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण अगला हेडिंग बन गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को जिस संकेत द्वारा हम दर्शाते हैं या जिस समीकरण द्वारा हम दर्शाते हैं, उस समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को देखो, यही से जो है पूरा परिभाषा ही बनता जा रहा है। एक हेडिंग से पूरा जो है परिभाषा बनकर खत्म हो जाएगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं।
देखिए मैं चारों हेडिंगों को लिख रहा हूँ, टोटल 4 हेडिंग बनाए थे, चारों हेडिंगों को लिखते हैं और चारों हेडिंगों को और अच्छे से हम लोग समझते हैं। पहला था हम लोग को रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, पहला हेडिंग बन गया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा हेडिंग बना था हमारा अभिकारी पदार्थ, तीसरा हेडिंग बन गया था उत्पाद, चौथा हेडिंग बना था हमारा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ये जो है हमारा 4 हेडिंग है। चारों हेडिंगों को समझते हैं एक बार और, पुनः एक बार और समझते हैं चारों हेडिंगों को। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो अथवा दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को या उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारी पदार्थ किसे कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उस पदार्थ को हम अभिकारी पदार्थ कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। अगला रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में हमने लिखा था H2 + O2, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? H2O का निर्माण करेंगे। H2O माने जल, ये जो है हाइड्रोजन गैस है, ये जो है ऑक्सीजन गैस है और H2O जो है जल है। अब जो है हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? ये पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। इस पूरे प्रक्रिया को जो है हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और अभिकारी पदार्थ किसे कहेंगे? अभिकारी पदार्थ की हमने परिभाषा बताया कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग कौन लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, तो ये जो है क्या बन जाएंगे? अभिकारी पदार्थ। उत्पाद हमने बताया रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो बाद में, पश्चात में नहीं होता है बाद में जो पदार्थ बना ना, उसी को हम कहते हैं उत्पाद। क्या बना? जल बना। पता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया तो जल का निर्माण हुआ, उसी को हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। अब देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? जिस संकेत द्वारा हमने दर्शाया है, उसी संकेत को हम क्या, जिस संकेत द्वारा हमने दर्शाया है, उस पूरे संकेत को हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। या जिस समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को हम दर्शाते हैं, उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल भाषा में हम समझते हैं, जैसे में चावल बनाना है, चावल अर्थात भात, जैसे में चावल बनाना है तो उसमें अभिकारी पदार्थ क्या हो जाएंगे? अभिकारी पदार्थ हम जानते हैं कि पानी और जो है चावल को मिक्स करके उसको जो है बनाते हैं, उसको उष्मा देते हैं और उष्मा देने के बाद से क्या बनता है? भात। तो इसमें जो है अभिकारी पदार्थ क्या हो जाएंगे? चावल हो जाएगा और जो है पानी हो जाएगा, ये दोनों जो है अभिकारी पदार्थ हो जाएंगे। उत्पाद, अब जो है दोनों को जो हमने पकाया तो क्या बना? वही हमारा क्या होगा? उत्पाद होगा। उत्पाद किसका निर्माण हुआ? जब भात का जो है निर्माण हुआ, या उसी को हम कहते हैं चावल का निर्माण हुआ। अब जो है रासायनिक समीकरण जो है हम लोग पढ़ते हैं, तो रासायनिक समीकरण के कुछ खूबियां हैं, उस रासायनिक समीकरण के खूबियों को हम पढ़ते हैं। और रासायनिक समीकरण में जो है एक होता है संतुलित और एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। हमने तो पढ़ लिया रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। और जो है एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग संतुलित वाले को पढ़ते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। तो अगला हेडिंग बन जाएगा 5वां हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए पूरा लिख देता हूँ, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए, यदि इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो है दोबारा जो है केमिस्ट्री जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि जो है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? संतुलित का अर्थ होता है बैलेंस। बैलेंस जो है तुम्हारा रासायनिक समीकरण, ठीक है। बैलेंस जो है रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? कहने का अर्थ ये है कि इधर जितना अभिकारी पदार्थ है, अभिकारी पदार्थों की परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर है। जैसे मान लेते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर जितने हैं उधर जल के भी अणु उतने ही होंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन इधर 2 है तो उधर भी हाइड्रोजन 2 ही चाहिए, इधर ऑक्सीजन जो है 2 है तो उधर भी ऑक्सीजन हमें 2 ही चाहिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है? अभिकारी, क्योंकि इस पार वाले को तो हम इस पार कहेंगे नहीं, हम तो इसका नाम कुछ जानते हैं और इसका नाम हम जानते हैं अभिकारी पदार्थ। अभिकारी पदार्थों की परमाणुओं की संख्या, देखिए अभिकारी पदार्थों की परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर है। मतलब इस पार वाला मान और उस पार वाले मान, पूरे मान बराबर है। मतलब अभिकारी पदार्थ और परमाणुओं की संख्या, अभिकारी पदार्थों की परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या यदि आपस में बराबर है तो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण हम किसे कहेंगे इस बात को समझते हैं। अभिकारी पदार्थों की परमाणुओं की संख्या, अभिकारी पदार्थों की परमाणुओं की संख्या उत्पादों की परमाणुओं की संख्या के बराबर है तो उस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये जो है हेडिंग में है, किताब में है, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, लेकिन उसको जो है किताब में हेडिंग नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। संतुलित असंतुलित किसे कहेंगे? वे रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणु अभिकारी पदार्थों की परमाणुओं की संख्या, अभिकारी पदार्थों की परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर न हो तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारी पदार्थों की संख्या, अभिकारी पदार्थों की परमाणुओं की संख्या उत्पादों की परमाणुओं की संख्या के यदि बराबर है तो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने H2 + O2 को लिया है तो H2 और O2 को दोनों को मिलाने के बाद से H2O बना है, लेकिन कहने का अर्थ है ये संतुलित है नहीं। अब इसको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। और संतुलित हम लोग करेंगे, जैसे में ये लिखा है H2 + O2 और ये दोनों मिलकर बने हैं H2O। संतुलित नहीं है क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 है तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 है, कोई बात नहीं, ठीक है, बराबर है। लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर जो है ऑक्सीजन कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो 1 है तो ऑक्सीजन हमें 2 करना है, इस पर भी ऑक्सीजन हमें 2 चाहिए तो 2 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 2 को हम यहाँ पर गुणा के रूप में लिखेंगे। कभी भी गुणा करके ही हम बैलेंस करना है। अब जो है 2 को गुणा के रूप में लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो 2 हो गया ऑक्सीजन। ऐसा आखिर में जो है ये जो है 2 जो है इसके लिए भी है और ये 2 जो है इसके लिए भी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि 2x है तो हम इसको लिख सकते हैं x + x। ठीक उसी प्रकार से 2H2O है, 2H2O है तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं H2O + H2O और H2O + H2O माने 2H2O और 2H2O, 4 हो जाएगा। H2 मतलब हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 दोनों को मिलाएंगे 4 नहीं होगा, इसलिए 2 जो है इसके लिए भी होता है, ये 2 जो है इसके लिए भी होता है। ये जो है गणित का रूल है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, अब देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया और इस पर हाइड्रोजन तो 2 ही ना है तो 2 है तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तभी तो 4 होगा। 4 बनाने के लिए इसमें भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, इधर भी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी के 4, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है 2 और इधर ये वाला 2 जो इसके पास जाएगा तो ऑक्सीजन भी इधर क्या हो गए? 2 ही हो गए। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। अब जो है हम लोग अगला पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण का महत्व। मतलब कहने का अर्थ है कि जो रासायनिक समीकरण दिया होगा तो उसका महत्व क्या होगा, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। और हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है किसी भी चीज़ को हमको दर्शाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग H2 + O2 को ही लिए, एक एग्जाम्पल इसलिए लें ताकि जो है समझ में आ सके। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एग्जाम्पल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एग्जाम्पल हो चाहे कोई और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ले लिए Na सोडियम प्लस जो है क्लोरीन, इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे NaCl को नमक कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कोई भी तत्व ले सकते हैं, कोई भी पदार्थ ले सकते हैं
नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब जो है दूसरा जो है हमने जो है रासायनिक समीकरण का महत्व समझा कि यदि रासायनिक समीकरण दिया रहेगा तो उसका महत्व क्या होगा। उससे हम लोग महत्व का अर्थ ये होता है कि उससे हम लोग क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस रासायनिक समीकरण दिया रहेगा तो हम पहला नंबर तो ये जानकारी ले सकते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ क्या किए हैं, भाग लिए हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि पहला जो है बन जाएगा कि यदि रासायनिक समीकरण दिया है तो हम उससे यह पता लगा सकते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ क्या किए हैं, भाग लिए हुए हैं। अब बताओ इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं। एक तो हाइड्रोजन लिया है और एक क्या लिया है, ऑक्सीजन। तो हमें मालूम हो गया कि इस रासायनिक समीकरण के तहत कि हमें जो है हमें मालूम हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या किए हैं, भाग लिए हुए हैं। जैसे में Na+Cl मिलकर NaCl का निर्माण किए, Na+Cl मिलकर NaCl का निर्माण किए, तो हमें इससे पता चलता है कि सोडियम और क्लोरीन जो है रासायनिक अभिक्रिया में क्या किए हैं, भाग लिए हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि HCl लेता हूँ, NaOH ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, तो ये जो है मिलकर बनाते हैं NaCl प्लस H2O का निर्माण करते हैं। तो इससे तो हमें ये पता चल जाता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल लिया है, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और ये जो है हमें मालूम हो जाता है कि इस रासायनिक समीकरण से हमें ये मालूम हो जाता है कि इसमें जो है कौन कौन से पदार्थ जो है क्या किए हैं, भाग लिए हुए हैं। तो पहला तो हेडिंग ये बन गया हमारा। दूसरा हेडिंग ये बन सकता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण से हमें यह पता चल जाएगा कि इस रासायनिक समीकरण में कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं और किस किस चीज़ का निर्माण किए हैं। ये दोनों जो है मिले हैं तो कौन कौन से तत्व मिले हैं। देखिए इसमें हाइड्रोजन तत्व मिला है, मतलब कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कहने का अर्थ ये कि कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं। और जो है रासायनिक समीकरण से हमें यह पता चला जाएगा कि किस पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अभी तो देखिए कि हमने पहला हेडिंग में देखा कि कौन कौन से पदार्थ जो है भाग ले रहे हैं, तो इस साइड वाले भाग लेंगे और इस साइड वाले क्या करेंगे, उत्पाद बनाए हुए हैं। कहने का अर्थ है कि दूसरा जो है महत्व ये है कि हम रासायनिक समीकरण को देख कर यह बता सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण में किस चीज़ का निर्माण हुआ है, किस चीज़ का उत्पाद हुआ है। अगला जो है रासायनिक समीकरण का महत्व ये है कि रासायनिक समीकरण का महत्व जो है हमें रासायनिक समीकरण से हमें यह महत्व मिल जाएगा। हम ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि रासायनिक जो समीकरण है उससे हमें यह पता चल जाता है कि पदार्थों की जो पदार्थ उसमें भाग लिए हुए हैं उस पदार्थ में पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएँ हैं, पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएँ हैं। पदार्थ ठोस में है कि गैस में है कि द्रव में है। जैसे मान लेते हो कि हाइड्रोजन जो है गैस में भी है, ऑक्सीजन गैस में ही है, और जो है H2O जो है किस में है, द्रव है। तो हमें जो है ये रासायनिक समीकरण से हमें जो है पदार्थों की प्रकृति, पदार्थों की अवस्था का क्या हो सकता है, पता लगा सकते हैं रासायनिक समीकरण के द्वारा। अगला बनेगा चौथे नंबर पर। इसका ये महत्व है कि हम रासायनिक समीकरण के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है वो संतुलित है या नहीं है, या हम ये भी बता सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है उसमें पदार्थों के जो है पदार्थों का संगठन कैसा है। संगठन माने संरचना, उसकी संरचना कैसी है, जिसमें जो पदार्थ भाग लिए हैं तो रासायनिक समीकरण द्वारा हम जो है उसके संगठन का पता लगा सकते हैं। तो ये जो है रासायनिक समीकरण का महत्व है। लेकिन रासायनिक समीकरण का महत्व के साथ साथ कुछ सीमाएं भी है। जैसे मान लेते हो सीमाएं मतलब कि उससे जो है अधिक नहीं बता सकता। जैसे मान लेते हो कि ये जो अवस्था है तो छोटी छोटी बातों को बता सकता है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये जो है दोनों रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे मान लेते हैं कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ CaO, ये जो है चूना है, इसको यदि हम पानी में डालेंगे H2O ले लेता हूँ प्लस H2O मिलाते हैं, जल में इसको मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करने के साथ साथ कुछ ऊर्जा को भी विमुक्त करता है। तो कहने का अर्थ की सीमाएँ हैं कि रासायनिक समीकरण द्वारा हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कितना ऊष्मा बाहर निकली है या कितना ऊष्मा उसको सोखना पड़ा है। बस कहने का अर्थ ये है कि हम रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं हैं उससे हम बाहर नहीं बता सकते हैं। रासायनिक समीकरण को देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि इससे जो है इस रासायनिक अभिक्रिया में कितना ऊष्मा बाहर निकली है। और जो है ये भी है कि ये भी हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें ऊष्मा बाहर से और कितना देना पड़ रहा है। समझे? तो हम इससे जो है यह पता नहीं लगा सकते। हम लोग आगे पढ़ेंगे
जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके प्रकार कितने हैं, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग बनेगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला हेडिंग बनता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला हेडिंग बनेगा हमारा, पहला हेडिंग बनेगा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्रिया। देखिए संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ये जो है हेडिंग बना हुआ है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए संयोग का अर्थ होता है जोड़ना, जुड़ना। तो इसी से जो है परिभाषा बनेगा कि संयोजन किसे कहेंगे। कहने का अर्थ ये है कि दो हमारे पास मार्कर है, इसको जोड़कर मैं एक बना देता हूँ, इसे कहेंगे संयोग हुआ है, जोड़ हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक छोटा सा जो है लिखता हूँ, छोटा सा, जैसे मैं 4+3 करके मैंने इसका संयोग किया तो 4 और 3 7, ये दोनों मिलकर 1 हो गए। लेकिन इसी बात को मैं 4+3 प्लस और जो है 6 लिख देता हूँ तो ये जो हो जाएगा 13, और ये जो है 13 होगा तो इसका भी संयोग हुआ। ये जो है कहने का अर्थ ये है कि 2 मिलकर 1 का निर्माण किया, 3 भी मिलकर 1 का निर्माण करेंगे, तभी हम कह सकते हैं संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है जोड़, सिंपल भाषा में समझे तो जोड़ होता है। संयोग का भी अर्थ होता है जोड़, मिलाप। कहने का अर्थ है मिलाप, मिलाप माने मिलाना, मिलाना माने होता है जोड़ना। जैसे मान लो तो 1 गिलास पानी है, एक और गिलास पानी है, उन दोनों को मिला देंगे तो 2 गिलास हो जाएंगे। तो एक जो है हमने लोटा में जो है उसको ढाल लेंगे तो 2 गिलास हो जाएगा। मिलाने, मिलाप का अर्थ होता है मिलाना, मिलाना का अर्थ होता है संयोजन, संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। मतलब कहने का अर्थ ये है, अब तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, गणित तो नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग जोड़ के मतलब जोड़ समझे। यहाँ पर जो है हम लोग तत्व ले सकते हैं या पदार्थ ले सकते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ, कम से कम ये अकेले रहेगा तो जोड़ेंगे नहीं, ये कहीं मार्कर हम कहें कि इसको जोड़ें, नहीं जोड़ सकते हैं। जब तक 2 रहिएगा नहीं तब तक इसको जोड़ने का क्या मतलब है भाई, ये तो पहले से जुटा हुआ है। मतलब कहने का अर्थ है कि 2 कम से कम तो 2 चाहिए तभी जोड़ सकते हैं। तो 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ, 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, जब 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ, देखिए जब 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हमने बहुत संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, देखिए ये कई समीकरण, तो बहुत हम सिंपल जो है हम जो उदाहरण देंगे। जैसे में अभी हमने लिखा था H2 माने होता है हाइड्रोजन गैस, और ये जो है ऑक्सीजन। देखिए 2 पदार्थ है, एक हाइड्रोजन जो है एक अलग पदार्थ है, हाइड्रोजन गैस एक अलग पदार्थ है, और ऑक्सीजन गैस एक अलग पदार्थ है, और ये दोनों मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। 2H2O मैं लिख रहा हूँ, संतुलित कर दिए हैं। नहीं भी करना चाहे तो नहीं भी करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो है हम लोग को सवाल पूछेगा संतुलित करने के लिए तो उसके बारे में हम लोग चलेंगे। देखिए ये जो है 2 पदार्थ मिले हैं, 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया है तो इसी को कहेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लेते हैं NH3 है, NH3 माने अमोनिया गैस है, अब प्लस Cl2 है। ये जो है NH3 प्लस Cl2 मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं, NH4Cl। ये जो है अमोनियम गैस संतुलित नहीं है, संतुलित कर सकते हैं, नहीं भी करें तो भी कोई बात नहीं है। जैसे में कार्बन का अर्थ है कोयला, इसको ऑक्सीजन के रूप में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो CO2 का निर्माण होता है, प्लस कुछ उष्मा जो है, हम जानते हैं कोयले को जलाने पर कुछ ना कुछ उष्मा जो है बाहर निकलती है। इस उष्मा को दिखा नहीं रहे लेकिन कुछ उष्मा जो है क्या होगी, बाहर निकलेगी। मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया यदि हम कराते हैं, कार्बन माने होता है कोयला, कार्बन को यदि कार्बन को जो है, यदि कार्बन जो है तत्व है, कार्बन को यदि ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है, निर्माण करता है, प्लस ऑक्सीजन। देखिए 2 पदार्थ है, 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थों का निर्माण किए हैं तो इसी को हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, जब 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब
एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हुआ हमारा पहला हेडिंग, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के जो है उदाहरण हुए ये सारे। इसमें से जो है हमें एक याद करना है, कोई भी एक जो है याद कर सकते हो तुम सब, ठीक है। तो ये जो हो गया संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन के तुरंत बाद आ जाता है वियोजन। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, वियोजित होना, खंडित होना। वियोजन को एक और नाम से जानते हैं अपघटन। देखिए मैं जो है हेडिंग बनाता हूँ वियोजन, वियोजन, वियोजन या इसी का नाम है अपघटन, अपघटन, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए वियोजन, वियोजन या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया या इसी का एक अलग से नाम है अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। इसको दो नाम से जानते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, टूटकर जो है बिखर जाना। जैसे मान लेते हो कि वियोजन का मतलब टूटना, टूट कर बिखरना नहीं होता है। वियोजन का अर्थ है तोड़ देना, तोड़कर अलग अलग दो हिस्सों में कर देना। जैसे मैं मार्कर है, मैं इसको तोड़कर अलग अलग कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो इसे क्या कहेंगे? वियोजन। अब देखिए वियोजन का अर्थ होता है, इसमें तो अब संयोजन में होता था कि दो अभिकारी पदार्थ होते थे और एक उत्पाद का निर्माण करते थे, या तीन अभिकारी पदार्थ होंगे एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, एक अभिकारी पदार्थ होगा और दो अथवा दो से अधिक उत्पादों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। उसी को हम कहेंगे वियोजन अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहिए, या अलग से इसका नाम दीजिए अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए हम जो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया में जो है जानेंगे कि जब एक अभिकारी पदार्थ दो अथवा दो से अधिक उत्पाद, देखिए जो नाम है ना उसी से जो है दो परिभाषा भी बनेगा। अब देखिए उसमें क्या होता था, दो अथवा दो से अधिक अभिकारी पदार्थ जुड़ते थे, एक उत्पाद का निर्माण करते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये है कि एक अभिकारी पदार्थ दो अथवा दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए अब वियोजन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? एक अभिकारी पदार्थ दो अथवा दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यानपूर्वक करो, ऐसा करो कि एक बार पढ़ने के बाद से पुनः हमें पहला लेसन या चाहे कोई भी लेसन हो उसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, इतना ध्यान लगा लो। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब एक अभिकारी पदार्थ दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा। देखिए अब जो है इसमें जो है दो तीन बातों को जो है ध्यान रखते हैं। इसका अर्थ होता है गैस। गैस को हम किससे दर्शाएंगे? गैस को जो है तीर द्वारा दर्शाएंगे, ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो यदि जो है देखिए ठोस को किससे अब जो है थोड़ा सा नाम लिख देता हूँ, ठोस। ठोस को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉलिड। सॉलिड को हम किससे दर्शाते हैं? यस। देखिए ठोस को दर्शाना होगा। रासायनिक समीकरण में कुछ जो है दर्शाने के लिए प्रतीक होते हैं जिनका प्रतीक का कुछ महत्व है। जैसे मान लेते हो कि ठोस है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ठोस होता है तो इसके आगे मैं लिख सकता हूँ यस। ये भी कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस होता है, इसके आगे यस। ये जो है गैस है तो इसके आगे हम जी लिख सकते हैं। अगला जो है गैस की जो है प्रतीक होते हैं, गैस को दर्शाने के लिए हम जी का उपयोग करते हैं और ये जो है ऊपर की तरफ उड़ा देते हैं कि ये जो है ऊपर की तरफ गैस जो है हमेशा जो है स्वतंत्र होती है। अब देखिए जो है ये जो है ठोस के लिए और गैस के लिए और द्रव के लिए क्या करेंगे? द्रव के लिए जो है हम लोग जो है लिक्विड होता है तो यल से दर्शाएंगे लिक्विड।
लिक्विड बने, गैस बने जो है गैस वही होता है, अंग्रेजी भी नाम है, हिंदी भी नाम है गैस। और जो है द्रव को हम यल से दर्शाते हैं लिक्विड, और यस से बने सॉलिड बने ठोस। ए क्यू दिया रहता है, ए और क्यू। ए क्यू का अर्थ होता है जलीय विलयन, ए क्यू का अर्थ होता है जलीय विलयन। देखिए जलीय विलयन को ए क्यू से दर्शाएंगे, ए क्यू एक्वस होता है, एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन। जलीय विलयन को हम किससे दर्शाएंगे, एक्वस ए क्यू से दर्शाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इन सबको जो है खास तौर से इसका महत्व अभी नहीं है, बट जो है देखिए ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको यदि हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है। अभी और बहुत सारे ऐसे हैं उदाहरण जो है टूटेंगे, ठीक है। अब जो है जैसे में मान लेते हैं कि हम लोग जो है और लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको मन करे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं AgCl है, AgCl है, यदि जो है इसमें जो है इसको जो हम प्रकाश में ही रख देते हैं तो ये बन जाता है Ag माने चांदी और Cl2 गैस। अब जो इसको संतुलित करना है तो 2AgCl लेते हैं, 2Ag हो जाएगा, Ag माने चांदी। सिल्वर क्लोराइड, इस सिल्वर क्लोराइड को यदि हम जो है प्रकाश में रख देते हैं तो 2 हिस्सों में खुद ही टूट जाता है। इसको गर्म करने पर ही टूटता है, इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये जो क्या हो जाएगा, टूट जाता है। लेकिन हमारे कहने का अर्थ ये है कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया तो है, लेकिन वियोजन रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा अभी यहाँ पर कि यहाँ पर उष्मा दे रहे हैं, यहाँ पर प्रकाश में ही, धूप में, सूर्य के प्रकाश में रख देने पर जो है वियोजित हो जा रहे हैं, किसी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो जो है वियोजित होता है। तो इस प्रकार जो है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार हो जाते हैं। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के जो है 3 प्रकार होते हैं, उन तीनों प्रकारों को जो है हमें पढ़ना है। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार में पहला आ जाता है, हेडिंग बनता है पहला ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, देखिए पहला हेडिंग बनता है ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए उस वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के जो है 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हमने अभी एग्जाम्पल को भी दिए थे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, यदि इसको हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा माने हम इसको गर्म करते हैं, तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो हम इसे कहेंगे ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। अगला हेडिंग बनता है इसमें दूसरा हेडिंग, ये जो है ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का जो हेडिंग है, पहला है ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा होता है प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, इसकी जो परिभाषा क्या होगी, वह वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के छोटे छोटे भाग हैं। प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश देने पर 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाती हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, देखिए
प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश देने पर दो अथवा दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश देने पर दो अथवा दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हमने एग्जाम्पल को दिया, जैसे में AgCl सिल्वर क्लोराइड, यदि जो है इसको हम प्रकाश में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में या कोई भी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में हम यदि रख देते हैं, सूर्य का प्रकाश, ये जो है सूर्य का प्रकाश है, यदि सूर्य के प्रकाश में हम इसको रख देते हैं तो ये बन जाएगा Ag, चांदी और क्लोरीन गैस जो है तुम्हारी क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। संतुलित नहीं है, इसको जो हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। 2AgCl को जो है यदि हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो चांदी अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस बनेगी, और जो क्लोरीन है गैस बनकर क्या हो जाएगी? वायुमंडल में विलीन हो जाएगी। तो ये जो है प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया हुई। ये जो है ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सिर्फ ऊष्मा देने पर दो अथवा दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाती है, उसे जो है उसमें वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश देने पर दो अथवा दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जो है अगला बनता है प्रकाशीय के बाद से विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ताकि जो है मुझे जो है ज़्यादा लिखने की आवश्यकता न पड़े। ये जो 3rd नंबर हेडिंग है विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जो विद्युत धारा है उसको प्रवाहित करने पर, वह वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो अथवा दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, उसे हम विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं जल है, H2 है, इसमें जो है हम यदि विद्युत को जो है प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा, और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगी? ये जो है 2 हिस्सों में टूट जाएगी, क्योंकि जल एक अणु है, ये 2 हिस्सों में जो टूट जाएगी। ये संतुलित नहीं है, चाहे संतुलित कर सकते हैं, न चाहे न भी करें तो भी कोई बात नहीं है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण दिए हमने, जो है H2O लिया, फिर विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो ये जो है H2 प्लस ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएंगे? प्रवाहित हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे इसको लिख देता हूँ, H2O, और यहाँ पर मैंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H2 अब प्लस O2 में जो है क्या हो जाएंगे? ये विमुक्त हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे वायुमंडल में। ये संतुलित नहीं है, संतुलित करने के लिए 2 से यहाँ गुणा, 2 से यहाँ, क्योंकि देखिए 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो 2 दूनी के 4 बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो है हमारा विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के क्या हुए? उदाहरण हुए। इस प्रकार हमारा वियोजन भी खत्म हुआ। हमने जो है अभी 2 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में 2 ही प्रकार अभी पढ़े। हमने पढ़ा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद से हमने पढ़ा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ये जो है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के क्या थे? भाग थे। अब जो है अगला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में तीसरा प्रकार है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अगला हेडिंग बनता है विस्थापन या प्रतिस्थापन। ये मतलब कहने का अर्थ है कि तीसरा हेडिंग है प्रतिस्थापन या विस्थापन। प्रतिस्थापन या विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए पूरे लिख देता हूँ हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया। ये जो हमने पढ़ा पूरी हेडिंग है, प्रतिस्थापन या विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अब जो है प्रतिस्थापन और विस्थापन का अर्थ क्या होता है, इस बात को बताते हैं। प्रतिस्थापन या विस्थापन का मतलब ये होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे में कोई बस या ट्रेन में बैठा हुआ है किसी की सीट पर, वो जैसे ही व्यक्ति उठा उसके स्थान पर हमने बैठ गया,
चाहे कोई भी व्यक्ति बैठ गया तो उसको प्रतिस्थापित किया, या किसी व्यक्ति को मैंने अपने से कमज़ोर व्यक्ति को मैंने हटाया और उसके स्थान पर हमने बैठ गया तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। अब जो है ये दो प्रकार का हो सकता है, जैसे मान लेते हो कि अपने से कमज़ोर है तो हम जो है उसको हटाकर अपना स्थान, उसके स्थान पर हम बैठ सकते हैं, उसको जो है खदेड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें नहीं है, ये जो है बुरी बातें हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि यदि हमारे पास सीट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसको हटाएंगे, कमज़ोर है तो उसके स्थान पर बैठ जाएंगे, तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। लेकिन एकल प्रतिस्थापन क्या, सिर्फ मैंने उसको प्रतिस्थापित कर दिया, उसके स्थान से खदेड़ दिया, तो इसी को कहेंगे एकल। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जैसे में मान लेते कि हम भी कोई सीट पर बैठे हुए हैं और जो है दूसरे को इंटरचेंज कर लिए, जैसे में उसके सीट पर हम बैठ गए और वो हमारे सीट पर बैठ गया, तो इसको कहेंगे द्विविस्थापन, द्विविस्थापन या द्वि प्रतिस्थापन। कहने का अर्थ है कि हमने उसके स्थान पर चला गया, वो हमारे स्थान पर, लेकिन हमारे पास सीट नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो कमज़ोर है तो उसको हटाएंगे और हम उसके स्थान को ग्रहण कर लेंगे, तो इसी को प्रतिस्थापन कहेंगे, इसी को विस्थापन कहेंगे। ठीक है, अब जो है प्रतिस्थापन या विस्थापन का मतलब क्या है, हम लोग जो है यहाँ पर भाषा में जो है तो समझेंगे नहीं, हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं कि प्रतिस्थापन विस्थापन का मतलब क्या है। अब प्रतिस्थापन विस्थापन का मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं। देखिए, जो अधिक क्रियाशील तत्व है, बनी मैंने बताया कि जो ताकतवर होगा वही कमजोर को हटाएगा, ठीक उसी प्रकार से जो तत्व है वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे मनुष्य व्यवहार करता है। अधिक क्रियाशील तत्व, देखिए प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया किसी कहेंगे, इस बात को समझते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के तत्व को, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके स्थान से हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतिस्थापन या विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका दो नाम है, एक तो प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहिए, या आपका मन कर रहा है कि नहीं हम विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे तो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहिए। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके स्थान से हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतिस्थापन या विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उनके स्थान से हटा देगा और हटाकर अपने स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में Fe है प्लस CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, ये आयरन क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा, कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, आपने बना दिया FeSO4, इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ये जो है प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है, जो आयरन है कॉपर सल्फेट है, तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट को हटा दिया और अपना स्थान क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो वही हमने बताया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके स्थान से हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम जो है प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में ये किया, लेकिन कहने का अर्थ है कि इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं, तो इंटरचेंज वाले को भी जो है मैं उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान लेते हैं NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl है, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब क्या करेंगे, ये जो सोडियम बेचारा है ना, ये क्लोरीन के पास चला जाएगा और कहेगा हाइड्रोजन को तू बेचारा इसके पास चला। देखिए ये जो है सोडियम कहेगा भाई चलना यार, हमको इससे, देखिए सोडियम को जो है किससे बात करना है, क्लोरीन से, कहेंगे यार कैसे बात करें, आज दो सीट है, अलग अलग सीट है, और हाइड्रोजन को बात करना है ऑक्सीजन से, OH से। तो अब ये दोनों आपस में चेंज करना चाहते हैं, सुखीपूर्वक भाई कर लो, क्या करना है। तो सोडियम चला जाएगा किसके पास, क्लोरीन के, और हाइड्रोजन किसके पास चला गया, OH के। तो देखिए ये बना देगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये जो है H जो है इसके पास चलाएगा तो ये बन जाएगा H2O, क्योंकि एगो हाइड्रोजन दो गो हाइड्रोजन, तो एगो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल गया ना, तो H2O का निर्माण करेंगे। तो अब देखिए इसको भी तो प्रतिस्थापन कहेंगे, हाँ इसको भी हम प्रतिस्थापन ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में जो है चेंज किए, तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अब जो है हम लोग समझते हैं प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके स्थान से हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा
प्रतिस्थापन या विस्थापन, इसके जो है दो जो है भाग है और दोनों भाग को हमें पढ़ना आवश्यक है। प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन, प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन, ये दोनों बात, प्रतिस्थापन या विस्थापन, ये दोनों जो है एक ही हेडिंग है। तो अब जो प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के दो जो है भाग है, दोनों भागों को हमें पढ़ना है। यह दो प्रकार है और पहला प्रकार है एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। पहला आ जाएगा हेडिंग एकल विस्थापन, एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए मैंने छोटे छोटे लिख दिया बस, अभिक्रिया। देखिए एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, अगला हेडिंग बन जाता है हमारा दूसरा, मतलब विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक होता है उभय, इसका नाम है, इसके दो नाम है, उभय या द्विविस्थापन। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए मैंने दो हेडिंग लिख दिया। अब देखिए विस्थापन, हम इसके स्थान पर, विस्थापन के स्थान पर प्रतिस्थापन भी लिख सकते हैं, ये जानते हैं। एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके स्थान से हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके स्थान से हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था Fe+SCuSO4 कॉपर सल्फेट, और ये जो है आयरन जो है बेचारा इसको हटा देगा और इसको हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। अब प्लस एक कॉपर बन गया, काम खत्म। अब देखिए जिंक भी जो है ना, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को जिंक भी हटा देगा और ZnSO4 अपने बना लेगा और कॉपर को कहेगा जा अपना अलग रहा। अगला हेडिंग बनता है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होगा? अदला बदली करेंगे। तो अदला बदली करने का अर्थ ही होता है ना, देखिए ये जो है कॉपर पर भी 2 प्लस होता है, इस कॉपर पर भी 2 प्लस होता है। तो जो प्लस वाले होते हैं, जितने भी तत्व हैं उस पर प्लस और माइनस है, तो उसी को हम आयन कहते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका जो प्लस वाला हिस्सा है, अब जो है एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम जो है ले लेता हूँ सोडियम सल्फेट ले लेता हूँ, चाहे मैंने जो है बेरियम क्लोराइड ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो है बेरियम क्लोराइड है, Cl2 है, बेरियम क्लोराइड है, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अभी हमने एक और लिया था, चलिए मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, जितना मन करे उतना हम लोग ले सकते हैं, NaOH ले लिए। अब जो है क्या होगा, हम जानते हैं कि जो सोडियम है ना, ये क्लोरीन के पास चलाएगा और ये जो बेरियम इसके पास चलाएगा। अब जो है इसको जो है थोड़ा सा संतुलित करने का, अब जो है इसको जो है कैसे ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा, इस बात को समझाते हैं। देखिए बेरियम पर जो है 2 प्लस होता है, बेरियम पर जो है 2 प्लस होता है, और ये इसका जो प्लस वाला हिस्सा है ना, इसके माइनस के पास आएगा। और हम जानते हैं कि OH पर जो है 1 माइनस होता है, ये वाला जो है इसके पास चला आएगा तो बेरियम, और ये 2 जो है इसके पास आ जाएगा तो OH का ट्वाइस हो जाएगा, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, BaOH का ट्वाइस। ये बन गया बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब जो है अगला क्या बचा, सोडियम और क्लोरीन। तो हम जानते हैं कि सोडियम पर 1 ही प्लस होता है और क्लोरीन पर 1 माइनस होता है। तो ये इसके पास है, ये इसके पास, कोई फर्क नहीं, एक को लिखे चाहे ना लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार क्या हुआ, जो बेरियम पर प्लस था तो इसके माइनस के पास चला गया, और इस पर जो प्लस था ये क्लोरीन के माइनस। मतलब कहने का अर्थ है कि आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो उभय या द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को उभय या द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को उभय या द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं इसको जो हमने पहले बता चुका हूँ, NaCl प्लस H2O का निर्माण करेंगे। अब देखिए इसका प्लस इस क्लोरीन के माइनस, इसका प्लस उस OH के माइनस के पास जो है चला जाएगा, तो इसी को हम आयनों का आदान प्रदान कहेंगे। उभय या द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को उभय या द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला हेडिंग बनता है, अगला हेडिंग बनेगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो पहला हेडिंग मैं लिखता हूँ। पहला हेडिंग क्या है? पहला हेडिंग है ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अगला हेडिंग बनेगा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है छेपड़ का अर्थ है बाहर फेंकना। अब देखिए बाहर फेंकना या छेपड़ में बाहर निकालना। अब देखिए ऊष्माक्षेपी किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यदि चूने को हम पानी में डालते हैं तो गर्म होता है ना, ऊष्मा बाहर निकलती है कि नहीं, उसी को हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो यदि हम कोयले को जलाएंगे तो ऊष्मा बाहर निकलती है और ऊष्मा बाहर निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। अब देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यदि हम कोयले को जलाते हैं, सी माने कार्बन को यदि हम जलाते हैं, कार्बन के एक अणु कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हम जानते हैं CO2 निकलता है, लेकिन इससे कुछ ऊष्मा निकलती है और ये जो है 94 KCl का अर्थ होता है किलो कैलोरी। 94 KCl, चलो हिंदी में लिख देता हूँ किलो कैलोरी। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी होता है। चलिए ठीक है, जितना भी हो। अब देखिए ये जो है कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जो है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर से दी जाती है उस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर से दी जाती है या ऊष्मा का शोषण होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
अब देखिए शोषण माने होता है सोखना, सोखना अर्थात बाहर से देंगे तभी तो सोखेगा, नहीं देंगे कहाँ सोखेगा। तो उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसे हम उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या इसी बात को हम कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर से दी जाती है उसे हम उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में ये जो है नाइट्रोजन गैस है और ये जो है हमने ले लिया ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं लेकिन 45 किलो कैलोरी उष्मा दी जाती है, माइनस KCl लिख देता हूँ, KCl माने किलो कैलोरी, चलो लिख देता हूँ पूरे हिंदी में लिख दो, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी माइनस 45 किलो कैलोरी, 45 किलो माइनस में देने का अर्थ है देखिए 94 किलो कैलोरी, प्लस में है, प्लस में अर्थात तो उष्मा जो है निकल रही है, अब माइनस का अर्थ मैंने उतना जो है कर्जा में है, हमने बाहर से दी हुई है, ठीक है। अब देखिए उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है या उष्मा बाहर से दी जाती है उसे हम उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में नाइट्रोजन जो गैस है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है जिसमें 45 किलो कैलोरी उष्मा क्या करता है? सोखता है, बाहर से लेता है। अब उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा तो हम लोग जान ही गए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसे हम उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके 2-4 कंडीशंस होते हैं। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? देखिए इसको एक लाइन में बताया जाए तो इस तरीके से हो सकता है ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें जो 4 कंडीशंस होते हैं, 5 कंडीशंस, और चारों पांचों कंडीशंस को एक साथ जोड़ के बताया जा सकता है। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसी को हम कहेंगे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं मान लेते हूँ कि हमने आयरन ले लिया प्लस O2 गैस ले लिया और ये दोनों मिलकर बना देंगे FeO, FeO माने आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड जो है, जो जितने भी लोहे युक्त पदार्थ होते हैं जिस पर मूर्छा लगता है, जंग लगने का ज़्यादातर कारण जो है ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन जुड़ेगा, हम नमी में रखेंगे, हवा में रखेंगे, खुले स्थानों में यदि लोहे को रखते हैं तो उस पर जो है लाल रंग की परत जम जाती है, जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। सबसे जो है कारण होता है ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण ही उत्तरदायी होता है जंग लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन बना हमारा कि ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब जो है ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन कहने का अर्थ ये ना कि एक ही कंडीशंस नहीं है, इसके बहुत सारे कंडीशंस है ऑक्सीकरण के ना। तो हम जो सारे कंडीशंस को एक साथ जोड़कर बताएंगे। सबसे पहले अलग अलग हमने बताया, अलग अलग बता रहे हैं क्या कि ऑक्सीजन का संयोग होता है। यदि जो है ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशंस एक और भी है कि जिसमें हाइड्रोजन वियोग होगा, हाइड्रोजन का वियोजन होगा। वियोजन माने हाइड्रोजन जो है हटेगा। यदि जो है किसी भी पदार्थ से यदि हाइड्रोजन हटता है तो उसको भी हम ऑक्सीकरण ही कहेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर जो है -2 होता है। कोई भी ऑक्सीजन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब माइनस होगा और हाइड्रोजन पर हम जानते हैं कि +1 होता है। कहने का अर्थ ये कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऋण विद्युती का मान बढ़ेगा कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमने 2 चीज़ों को जानना क्या है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। 2 कंडीशंस हो गए, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा। देखिए ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया में हम जो है बस इतना सिंपल जानेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोजन होता है। वियोजन का अर्थ होता है हाइड्रोजन हटता है, ठीक है। हाइड्रोजन यदि हटेगा तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। अब देखिए ऑक्सीजन जुड़ने का अर्थ ये हुआ कि ऋण वाला मान बढ़ गया कि नहीं। ये माइनस वाला जो है इसके साथ जुड़ेगा तो माइनस वाला मान बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि वह अब ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया की जो है, अब देखिए माइनस वाला मान बढ़ेगा। आइए बताइए हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन हटता है तो ये बताओ प्लस वाला हट गया ना,
प्लस का मान घटेगा ना, तो माइनस वाले को कहते हैं ऋण विद्युती। देखिए माइनस वाला मान बढ़ रहा है तो ऋण विद्युती का मान बढ़ रहा है, और धन विद्युती माने प्लस वाले को, प्लस हटेगा, हटने का अर्थ है कि हट गया, तो ये बताओ धन विद्युती का मान क्या हो रहा है, घट रहा है ना, हटने का अर्थ होता है घटना। अब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, ऋण विद्युती का मान बढ़ता है तथा धन विद्युती का मान घटता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस चारों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस पालन करेगा तो उसे हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन यदि हट भी गया तो भी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ऋण वाला मान बढ़ गया तो भी ऑक्सीकरण, धन विद्युती का मान घट गया तो भी जो है ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे मैंने अभी बताया Fe है, आयरन है, इसको ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया यदि हम करा देते हैं तो FeO का निर्माण करेगा। ये बताया ऋण। देखिए अब यहाँ से हम सोचें तो ये भी सोच सकते हैं कि जो है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इससे जुड़ा है, संयोग हुआ है, तो जो है इसे हम ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब जो है हम ये भी कह सकते हैं सोडियम है, क्लोरीन जो है, सोडियम और क्लोरीन जो है मिलकर NaCl का निर्माण किया। ये बताया जो सोडियम है, सोडियम के साथ माइनस वाला जुड़ा है ना, इसका मतलब सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब देखिए जैसे मान लेते हो SN को टीन कहते हैं, SnCl2 है। चलिए इसको पहले मिटाता हूँ, उसके बाद से समझाते हैं। अब देखिए SnCl2 है, अब प्लस इसको जो है ये SN को हम कहते हैं स्टेनस क्लोराइड है, और Cl2 को जो है हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं SnCl4 हो जाता है, SnCl4। तो ये स्टेनस है, ये जो है स्टेनिक है, स्टेनिक क्लोराइड हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं स्टेनस टेट्राक्लोराइड, इस तरीके से नाम दे सकते हैं, या स्टेनिक कह सकते हैं, स्टेनिक क्लोराइड कह सकते हैं, ये स्टेनस क्लोराइड है। ठीक है, इस प्रकार जो है। अब देखिए इसमें जो है ऋण विद्युती का मान -2 ही है, लेकिन जब क्योंकि क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, 2 क्लोरीन तो 2 माइनस, यहाँ पर जो है 4 माइनस ना, तो SN का जो है क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि ऋण विद्युती का मान बढ़ा है। यदि ऋण विद्युती का मान बढ़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कि ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया के 4 कंडीशंस है। एक, हाइड्रोजन जुड़ता है, दूसरा है कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन जुड़ता है, और दूसरा है हाइड्रोजन क्या होता है, विमुक्त होता है, हाइड्रोजन जो है हटता है। तीसरा क्या है, तीसरा है ऋण विद्युती का मान बढ़ता है, इंक्रीज होगा, माइनस वाला मान बढ़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस वाला मान 2 था, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, तो ऋण विद्युती का मान बढ़ेगा। अगला जो है चौथा हो जाएगा, धन विद्युती का मान घटता है, धन विद्युती का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि ऋण वाला मान बढ़ेगा तो धन वाला ऑटोमेटिकली घटेगा। ये जो है 4 कंडीशन है ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया के लिए। अब जो है ऑक्सीकरण के बाद से आता है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए अपचयन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या देंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है, धन विद्युती का मान बढ़ता है और ऋण विद्युती का मान घटता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए चारों कंडीशन तो हम उसी का उल्टा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, दूसरा में ऑक्सीजन जो है हटता है, इसमें धन विद्युती का मान बढ़ता है, चौथे में ऋण विद्युती का मान घटता है। यदि ऋण विद्युती का मान घट रहा है तो उसे हम अपचयन रासायनिक, चारों में से कोई एक भी नियम पालन करता है तो हम उसे जो है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, क्या हाइड्रोजन जुड़ेगा तो भी जो है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीजन हटेगा तो भी जो है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, और यदि जो है धन विद्युती का मान बढ़ता है, प्लस वाला मान बढ़ता है तो भी जो है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, और यदि ऋण विद्युती का मान घटता भी है तो भी जो है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि कॉपर है प्लस CuCl2 है, ये जो है Cu, देखिए CuCl2 है, यह है रासायनिक अभिक्रिया, और ये दोनों मिलकर 2CuCl बना दिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि देखिए ये जो कॉपर पर 2 माइनस, देखो कॉपर को संतुष्ट करने के लिए 2 माइनस है, और यहाँ पर देखिए 2 माइनस में से ऋण विद्युती का मान यहाँ पर घट गया है,
ऋण विद्युतीय का मान घटा है, और जब ऋण विद्युतीय का मान घटता है उसी को तो हम कहते हैं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए कॉपर में जो है ऋण विद्युतीय का मान जो है घटा है, और जब ऋण विद्युतीय का मान घटा है, जैसे मान लेते हैं कि +2 है और यहाँ पर -2 है, दोनों को मिलाएंगे तो 0 होगा। जब ऋण विद्युतीय का मान यदि 1 घट जाएगा, देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 1 को यदि हम घटाएंगे तो प्लस वाला खुद ही मानना पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, समझेगा। तो यदि जो है माइनस वाला मान घटता है तो इसका मतलब जो है ऑटोमेटिकली प्लस वाला मान जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये इस प्रकार जो है हम अपचयन रासायनिक अभिक्रिया के जो है हम उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें जो है हाइड्रोजन, देखिए उसी का ऑक्सीकरण का ही उल्टा है। इसमें क्या होगा, पहले नंबर पर हाइड्रोजन जुड़ता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन हटता है, तीसरे नंबर पर क्या होता है, तीसरे नंबर पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है, तीसरे नंबर पर ऋण विद्युतीय का मान घटता है, चौथे नंबर पर धन विद्युतीय का मान बढ़ता है। मतलब किसी को पहले बताओ किसी को बाद में बताओ, उससे कोई मतलब नहीं, बस जो है सही सही सब होना चाहिए। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है, धन विद्युतीय का मान बढ़ता है, ऋण विद्युतीय का मान घटता है, उसे हम अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण भी दे दिए, कॉपर प्लस कॉपर क्लोराइड है और ये बन गया कॉपर क्लोराइड, ठीक है। देखिए इसका नाम जो है ना, ये इसका नाम जो है क्यूप्रिक है, उसका नाम जो है क्यूप्रस है, दोनों का अलग है, लेकिन कॉपर नाम ही हम देंगे अभी, ठीक है। इसका नाम जो है क्यूप्रिक, क्योंकि कॉपर के दो आयन होते हैं, एक Cu+1 होता है जिसे हम क्यूप्रस कहते हैं, एक जो है Cu+2 होता है जिसको हम क्यूप्रिक कहते हैं। तो ये जो है देखिए यहाँ पर जो है ये 2+ वाला है, क्योंकि 2+ को बैलेंस करने के लिए हमें जो है 2- की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, अब जो है अगला हेडिंग बनता है ऑक्सीकारक। अगला हेडिंग बनेगा ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहेंगे, इस बात को देखते हैं। देखिए इसका सिंपल परिभाषा हम लोग देखेंगे, बहुत कठिन की तरफ नहीं जाएंगे। ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसी पदार्थ को ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। सिंपल बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जैसे में 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन, इन दोनों को जो है यदि रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं 2KCl प्लस Br2 बन जाता है। अब देखिए इसमें ऋण विद्युतीय का मान जो है -2 है, क्योंकि क्लोरीन 2 है तो इसलिए एक क्लोरीन पे 1 माइनस, तो 2 क्लोरीन पर 2 माइनस है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन का मान कितना हो गया, 1, यहाँ पर जो है 1 माइनस हो गया। इसका मतलब कि जो है, और ये भी कह सकते हैं कि जो प्लस के पर जो है प्लस है, ये जो है माइनस वाले के पास गया है, तो ये तो माइनस वाले का अस्तित्व को थोड़ा सा खत्म करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो Cl है क्लोरीन का जो है क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्योंकि हमने बताया है कि यदि जो है ऋण विद्युतीय का मान घटता है तो उसी को तो अपचयन कहते हैं। तो ये बताओ क्लोरीन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो क्लोरीन का यदि अपचयन हुआ है तो क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये जो बताओ क्लोरीन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए जो क्लोरीन है Cl2 जो है ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। Cl2 या क्लोरीन जो है ऑक्सीकारक पदार्थ है। अपचायक पदार्थ किसे कहेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को हम अपचायक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को अपचायक पदार्थ कहते हैं। जैसे में 2HgCl2 प्लस SnCl2 HgCl2 प्लस SnCl4,
Cl4 SnCl2 से SnCl4, देखिए यहाँ पर जो है 2 माइनस है, SnCl2 में 2 माइनस है, SnCl4 में क्योंकि एक क्लोरीन पे 1 माइनस तो 4 क्लोरीन पर 4 माइनस। ये बताओ क्लोरीन जो है इसमें जुड़ा है ना, तो ऋण विद्युतीय का मान जिसमें बढ़ जाता है उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण हुआ है। SnCl2 का जो है ऑक्सीकरण हुआ है, और अभी हमने बताया कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसी पदार्थ को हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो SnCl4 ये जो है SnCl2 जो है क्या होगा, अपचायक होगा। तो SnCl2 अपचायक पदार्थ होगा, ये जो है अपचायक पदार्थ है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अपचायक पदार्थ। इसका जो है ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि ऋण विद्युतीय का मान बढ़ा है, तो जिस पदार्थ का ऋण विद्युतीय का मान बढ़ता है उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं, और जो इसका ऑक्सीकरण होगा उसको हम क्या कहेंगे, अपचायक पदार्थ कहते हैं। अगला हेडिंग बोलता है रेडॉक्स। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। अगला हेडिंग बनेगा रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया, और रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के एक अलग से नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, दो नाम है इसका। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए रेडॉक्स, इसका नाम है एक अलग से ऑक्सीकरण और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या इसी बात को हम कह सकते हैं कि रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। और रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल ZN+Cu और हम जानते हैं कि ये जो Zn है Cu को विस्थापित कर देता है, तो ZnSO4 बना देगा प्लस Cu बना देगा। अब जो है इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो Zn है, Zn के पास आ गए SO4 माइनस, SO4 माइनस, Zn पर कोई चार्ज नहीं, प्लस ना तो माइनस, ठीक है। और लेकिन SO4 माइनस आया, मतलब माइनस आने का अर्थ ये हुआ कि ऋण विद्युतीय का मान बढ़ गया। Zn पर जो है ऋण आकर सट गया, चिपक गया। SO4 पर -2 होता है, -2 आकर इसके साथ जुड़ गया, इसका मतलब कि Zn पर ऋण विद्युतीय का मान बढ़ा है। तो जिस पर ऋण विद्युतीय का मान बढ़ता है जिस पर ऋण विद्युतीय का मान बढ़ेगा उसी को कहेंगे ऑक्सीकरण हुआ है। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। मतलब कि Zn का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। इसका मतलब कि कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का या कॉपर सल्फेट का जो क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन। कहने का अर्थ यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण में ऋण विद्युतीय का मान बढ़ता है। देखिए Zn पर कोई भी प्लस माइनस नहीं, यहाँ पर SO4 पर -2 होता है, हम जानते हैं पहले से। तो SN4 पर -2 है तो ऋण विद्युतीय का मान बढ़ा है Zn पर, तो Zn पर ऋण विद्युतीय का मान बढ़ा है इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ है। इसका मतलब दूसरा जो बचा हुआ है उसका अपचयन हुआ है। क्योंकि देखिए कॉपर पर 2 माइनस में है, ये माइनस वाला इसके पास चला गया, इसका मतलब कि इसका माइनस घटा तो ऋण विद्युतीय का मान घटा, और जिसमें ऋण विद्युतीय का मान घटता है उसी को अपचयन कहते हैं। तो ये हो गया, और ये पूरे को मिलाकर रेडॉक्स या ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कह सकते हैं। रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया की ये परिभाषा हुई कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जो है देखिए ऑक्सीकरण के कुछ दैनिक जीवन में प्रभाव होते हैं। एक प्रभाव होता है संक्षारण में ऑक्सीकरण जो है बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है। संक्षारण का अर्थ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संक्षारण
देखिए संक्षारण किसे कहेंगे। अब जो है संक्षारण क्यों होता है, कोई भी लौह युक्त पदार्थ, लोहे युक्त पदार्थ होता है, उसको हवा अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख देते हैं, तो ऑक्सीजन जो है उस पदार्थ से, उस लोहे से जो है क्या कर लेता है, रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है और उसके साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण उस पर लाल रंग की परत जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब किसी लोहे या लौह युक्त पदार्थों को हवा या नमी में हम खुले स्थानों में रख देते हैं तो उससे जो है ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन जुड़ने के पश्चात उस पर लाल रंग की परत जम जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब किसी लोहे को हम हवा में रख देते हैं तो उस लोहे का जो है ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर लाल रंग की परत जम जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। अगला हेडिंग आता है विकृत गंधिता। अगला हेडिंग आता है विकृत गंधिता। आधा न है धिता, विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता को समझते हैं, जब किसी तैलीय या वसा युक्त पदार्थ को, विकृत गंधिता का मतलब है जब किसी तैलीय या वसा युक्त पदार्थ को हवा या नमी के संपर्क में रख देते हैं तो उससे जो है ऑक्सीजन जो है जुड़ जाता है, जिसके कारण उस पदार्थ का स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत का अर्थ है खराब और गंधिता माने गंध। जब हम किसी तैलीय या वसायुक्त, तेल या वसायुक्त, ठीक है, जब हम किसी तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को हवा में खुले छोड़ देते हैं तो उससे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता या ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कुछ मुख्य उपाय हैं जिसका हम उपयोग हमें करना चाहिए। जैसे मान लेते हो कोई भी तैलीय वाष्पयुक्त पदार्थ है उसको हवा के संपर्क से दूर रखना चाहिए, और किसी भी भोज्य पदार्थों को बनाते समय धीरे धीरे जो खाना भोजन बनाए हैं उसको जो है शीतलन कर देना, ठंडा कर देना चाहिए, उसके बाद से उसे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। जैसे में कुरकुरे के पैकेट होता है, कुरकुरे के पैकेट में से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ताकि कि ऑक्सीजन जो है उस जो है कुरकुरे के पैकेट से जो है जुड़ ना जाए और जुड़कर उसे खराब ना कर दे। ठीक है, तो यदि जो है यदि ऑक्सीकरण हो जाएगा तो खराब ना हो जाएगा, उसका स्वाद और गंध दोनों ही बदल जाएगा। कुरकुरा यदि जो है कुरकुरे में के अंदर जो है जो भरी जाने वाली गैस होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, और जो है और ये जो है हम ऑक्सीकरण से क्या कर सकते हैं, ऐसे जो है हम बचा सकते हैं। इस प्रकार जो है ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।